हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्स नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा आपका रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स का एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर दोस्तों लेके आए हैं। ये जो प्रैक्टिस पेपर होगा आपका लेवल 1 यानी कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए होगा दोस्तों आपको इस पूरी वीडियो में 150 प्रश्न मिलेंगे जो कि राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। तो आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। दोस्तों, चूंकि एक प्रैक्टिस पेपर है तो आप साथ के साथ अपने जवाब भी देते चलिएगा दोस्तों, और अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 150 में से कितने जवाब सही मिले दोस्तों। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं लेवल 1 एग्जाम पैटर्न क्या है दोस्तों। क्लास 1 से 5 तक का सब्जेक्ट्स हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 30 दोस्तों, मार्क्स भी 30 होंगे। अगला है लैंग्वेज 1 जिसमें हिंदी, सिंधी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी एंड गुजराती है, जिसमें से आप एक चुन सकते हैं। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं और मार्क्स भी 30 हैं दोस्तों। अगला लैंग्वेज 2 जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी एंड गुजराती है, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं दोस्तों और मार्क्स भी 30 हैं। अगला है मैथमेटिक्स जिसमें आप नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे 30 और मार्क्स भी मिलेंगे 30 दोस्तों। अगला विषय है एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन का, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं दोस्तों और मार्क्स भी 30 होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 हैं, मार्क्स भी 150 हैं, और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम आपका 2 घंटा 30 मिनट है, यानी 150 मिनट ही आपको इस एग्जाम को करने के लिए दी जाएंगी दोस्तों। तो आइए अब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पहले प्रश्न से दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है बाल विकास इनका अध्ययन है। बाल विकास किनका अध्ययन है दोस्तों? तो बाल विकास जो है बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का, बालकों के व्यवहारों का और बालकों को के विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन है दोस्तों। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों ही सही हैं, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। तो मानव विकास को जो है दोस्तों याद रखिए शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, किनको देनी चाहिए हस्तशिल्प की शिक्षा? तो ये दी जानी चाहिए दोस्तों पिछड़े बालकों को, ऑप्शन बी, ठीक है। हस्तशिल्प की शिक्षा वैसे तो सभी को दी जानी चाहिए, किंतु पिछड़े बालकों के लिए यह विशेष रूप से दी जानी चाहिए, क्योंकि पिछड़े बालक सामान्य तौर पर सामाजिक, आर्थिक व मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं दोस्तों। इन बालकों को हस्तकौशल के माध्यम से समुन्नत किया जा सकता है, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण कार्य सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों इनमें से? तो यह 16 पीएफ परीक्षण, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो कौन कौन से तत्व हैं जो दोस्तों, देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। शिक्षार्थी का उत्प्रेरण बिल्कुल है दोस्तों, शिक्षार्थी की परिपक्वता ये भी है, शिक्षण युक्तियां ये भी सही है, और शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, चारों ही सही हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा 1, 2 और 3, 4, ठीक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक चारों ही हैं दोस्तों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना, ऑप्शन बी जो है उपयुक्त नहीं है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, ठीक है। आगे है प्रश्न कि विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है दोस्तों? ये होता है आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है दोस्तों,
ठीक है, याद रखिए। आगे है प्रश्न कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए? तो ये है दोस्तों शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। जैसा शिक्षक करेगा दोस्तों वैसे विद्यार्थी उससे सीखेंगे। तो नैतिकता की स्थापना के लिए जो है दोस्तों शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना जरूरी है। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा। ठीक है, आगे है कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे दोस्तों? तो उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, ताकि और बच्चे भी जो हैं उनसे अपना लक्ष्य केंद्रित से दूर ना हटें, अपना ध्यान पढ़ाई में लगाए रखें, इसलिए उनको कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आगे है कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। तो ये होती है दोस्तों, याद रखिए, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? तो कौन सा इनमें सबसे कम सुमेलित है वो हमें बताना है। पहला है भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां का विचार है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, भाषा विचार पर आधारित है, ये भी सही बात है, पियाजे ने कही थी ये बात दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं सी कि भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। बीएफ स्किनर ने बात की थी, गलत है दोस्तों। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, ये भी बात सही है दोस्तों। सी आपका जो है गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। जो सी है वो सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? तो ये बनाती है दोस्तों संवाद। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से संवाद जो गतिविधि है वो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। ठीक है दोस्तों, आगे है प्रश्न कि चेस तथा कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है दोस्तों बौद्धिक खेल में। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो ये करेंगे बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। आगे प्रश्न देखिए कि एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है किस आयु में? एक बच्चा जो है दोस्तों वो 12 माह की आयु में जो है ईर्ष्या का प्रदर्शन करने लगता है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए प्रश्न कि प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार है। प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार क्या है दोस्तों? तो यह संपूर्ण समूह का हित। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है कि जिन प्याजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना या विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होता है कहलाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संवेदी मोटर अवस्था। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है प्रश्न कि प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? तो यह दोस्तों प्रजातांत्रिक नेतृत्व। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। आगे देखिए प्रश्न
कि संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। तो ये निर्धारित करता है दोस्तों मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है कि समान आयु वर्ग से संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उससे एक स्पष्ट शैक्षिक कमी या त्रुटि दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऐसे बच्चे को जो है दोस्तों पिछड़ा बालक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए कि व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? तो व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान जो है दोस्तों शिक्षकों की मदद जो है सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में करता है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। अगला है प्रश्न कि शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किसके विकास का? तो ये था दोस्तों किंडरगार्टन के विकास का। तो किंडरगार्टन है उसके विकास का महत्वपूर्ण योगदान था फ्रोबेल का। याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आगे प्रश्न कि अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? ये है ऑप्शन बी कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। आगे है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि जो है दोस्तों भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, और क्योंकि यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देना। तो तीनों ही जवाब सही हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे है कि आवश्यकता की दो मुख्य प्रेरक श्रेणियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो ये हैं आंतरिक और बाह्य। याद रखिए, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है दोस्तों सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये नहीं है सहयोगात्मक अभिवृत्ति। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, आगे है प्रश्न कि उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। तो ये दिए जा सकते हैं दोस्तों दो प्रकार से। कौन कौन से प्रकार? वो पहला है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण और दूसरा है अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण। दोनों याद रखिएगा दोस्तों। आगे है प्रश्न देखिए कि कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो ये है दोस्तों प्रेरणा। ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिए। अगला है कि इनमें से किनका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये जुड़ा हुआ है गोल्टन का। याद रखिए, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, सूजन विज्ञान व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसमें अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है जिससे मानव जाति की नस्ल सुधर सके दोस्तों। तो ऑप्शन 20 का जवाब है।
ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न। अब हम आते हैं लैंग्वेज 1 पर, यानी कि इंग्लिश पर। जिसकी भी लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 इंग्लिश है दोस्तों, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आप एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। आगे देखिए, दे रखा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको एक पैसेज दे रखा है दोस्तों, और उनमें से मैं जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो मैं चुनना है दोस्तों। तो देखिए आपका पैसेज क्या है। मेडिटेटिंग कैन हैव एन ऑलमोस्ट इंस्टेंट इफेक्ट ऑन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। रिसर्चर्स हैव फाउंड दे से 3 consecutive days of 25-minute सेशंस कैन हैव ए ड्रामेटिक इफेक्ट। तो दोस्तों ये आपको पूरा का पूरा जो है पैसेज दे रखा है, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हमें देने होंगे। ठीक है, तो प्रश्न देखिए दोस्तों, 31वां प्रश्न कि द टेक्स्ट इज ए ब्लैंक पीस ऑफ राइटिंग। जो टेक्स्ट है ये किस प्रकार का, तो कौन सा है दोस्तों ये, क्या वो डिस्क्रिप्टिव है, बायोग्राफिकल है, रिफ्लेक्टिव है, फैक्चुअल है। तो देखने से पता लग रहा है दोस्तों ये वर्णनीय प्रकार का एक पैसेज है, तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, द टेक्स्ट इज ए डिस्क्रिप्टिव पीस ऑफ राइटिंग। आगे बढ़ते हैं कि द राइटर एटीट्यूड्स टू मेडिटेशन इज। जो लेखक है उनका दृष्टिकोण क्या है मेडिटेशन के विषय में, तो यह है सपोर्टिव, यानी कि वो उनका समर्थन करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है कि द राइटर बाय रेफरिंग टू द एक्सपीरियंसमेंट सजेस्ट दैट इट इज। जो लेखक है वो एक्सपेरिमेंट के जरिए उसके संदर्भ में सुझाता है कि यह एक पॉसिबल फॉर अस टू कंट्रोल स्ट्रेस। जो स्ट्रेस होने लगा है दोस्तों मानवता को, उससे संबंधित जो है ये नियंत्रित करता है। इससे संभावना बढ़ जाती है कि ये नियंत्रित कर सके स्ट्रेस को। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। इसलिए हमें रोज़ जो है मेडिटेशन करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे है कि द बॉडी स्कैन इज ए रेफरेंस टू। जो बॉडी स्कैन है वो किसको संदर्भित करता है, ये करता है फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों, एक प्रकार का मेडिटेशन होता है बॉडी स्कैन। आगे है कि एंटोनियम फॉर द वर्ड स्ट्रेसफुल वुड बी। स्ट्रेसफुल का विपरीतार्थक शब्द क्या है दोस्तों, तो ये है काल्मिंग, ऑप्शन ए। ठीक है, स्ट्रेसफुल होता है दबावपूर्ण और काल्मिंग होता है बिल्कुल शांति से। ठीक है, याद रखिए। आगे है प्रश्न कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। पैसेज दे रखा है दोस्तों, से हमें प्रश्नों के उत्तर छांटने होंगे। तो पैसेज देखिए, वर्ल्ड एनिमल डे हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन 4 अक्टूबर सिंस 1931 एज ए वे ऑफ हाईलाइटिंग the plight of endangered species. Since then, it has become a day for remembering and paying tribute to all animals and the people who love and respect them. दोस्तों ये पूरा का पूरा जो है वर्ल्ड एनिमल डे के विषय में जो आपको पैसे दे रखा है उससे संबंधित हमें प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो प्रश्न देखिए 36वां, द राइटर पॉइंट्स आउट द एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे। जो लेखक है वो हमारा ध्यान केंद्रित करता है कि जो जानवर हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो मेक अस अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि जो विविधता है हमारे पृथ्वी की, हमारे जीवन की, वो उसको संदर्भित करते हैं, उसकी जो है शोभा बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे है प्रश्न कि द लॉन्च ऑफ द वेबसाइट इज टू। जो लॉन्च है वेबसाइट का वो क्या है, तो ये प्रोवाइड गाइडलाइंस टू सेलिब्रेट एनिमल डे। एनिमल डे को सेलिब्रेट करने के लिए वह सूचनाएं प्रदान करवाता है, उपलब्ध करवाता है कि हम एनिमल डे को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इसलिए जो वेबसाइट उसको लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन इसका जवाब होगा।
ठीक है, आगे देखिए प्रश्न कि द राइटर इम्प्लाइज दैट एनिमल्स आर, जो लेखक है वो बताता है कि जो जानवर होते हैं वो ऑफन सब्जेक्ट टू मिस ट्रीटमेंट, वो कई बार जो है उनको मिस ट्रीटमेंट किया जाता है, उनकी देखभाल नहीं की जाती है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। यही बात जो लेखक है वो कहना चाह रहा है, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए प्रश्न द आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट, जो गलत कथन है वो उनको हमें चुनना है दोस्तों। तो जो गलत कथन है वो है आपका ऑप्शन बी कि एनिमल डे रिमाइंड्स अस टू केयर फॉर अदर स्पीसीज। तो ये गलत कथन है कि जो एनिमल डे है वो हमें याद दिलाता है अदर जो दूसरी प्रजातियां हैं उनकी देखभाल करने के लिए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। एनिमल डे है वो जानवरों की देखभाल करने के लिए हमें याद दिलाता है, तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है द एक्सप्रेशन ए सेंस ऑफ वंडर मीन्स, ए सेंस ऑफ वंडर का मतलब क्या है? इसका अर्थ है एन इमोशनल रिस्पॉन्स, एक संवेगात्मक प्रतिक्रिया। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न के डिक्टोंग्स इज ए, डिक्टोंग क्या है दोस्तों? एक, तो यह है वोवल ग्लाइड, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों हमें एक डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है सेंटेंस, उसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। नरेशन कहते हैं दोस्तों इसको। सेंटेंस है ओथेलो सैड दिस इज माई फर्स्ट गिफ्ट टू माई वाइफ, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो क्या बदलेगा? तो ये होगा दोस्तों ओथेलोस डिक्लेयर्ड दैट वॉज हिज फर्स्ट गिफ्ट टू हिज वाइफ। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। आगे है प्रश्न कि डिप्थोंग्स आर ब्लैंक इन नंबर, डिप्थोंग्स कितने होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं दोस्तों 8, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। आपको बता दें दोस्तों कि टोटल साउंड्स जो होती हैं इंग्लिश में वो 44 होती हैं, 44 होती हैं, और उनमें से 20 जो स्वर होते हैं और 24 जो है क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, यानी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। उसमें से 20 जो स्वर हैं उनको दो भागों में बांट रखा है। कौन कौन से? एक तो डिप्थोंग्स होते हैं दोस्तों, एक मोनोथोंग्स होते हैं। डिप्थोंग्स जो होते हैं 20 में से 8 होते हैं, और मोनोथोंग्स होते हैं 20 में से 12 होते हैं। तो दोनों बात याद रखिएगा, डिप्थोंग्स आर 8 इन नंबर। ठीक है, याद रखिए। आगे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। गार्निश शब्द हमें दे रखा है दोस्तों, इसका हमें सिनोनिम बताना है। तो गार्निश होता है दोस्तों सजाना, अलंकार करना। तो इसका सिनोनिम होगा वो होगा अडोर्न। अडोर्न भी होता है दोस्तों सजाना, अलंकार करना। ठीक है, आगे नीच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स आउट ऑफ द विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है दोस्तों वो शब्द हमें चुनना है। तो ये है होनोरेरियम, तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। होनोरेरियम जो है बिल्कुल सही स्पेलिंग है इसकी, HONORARIUM। ठीक है, होनोरेरियम होता है दोस्तों मानदेय, पारिश्रमिक। आगे देखते हैं प्रश्न कि स्लो लर्नर्स फेल टू ग्रैस्प इफेक्टिवली एंड मिक्स अप वर्ड्स। जो धीरे धीरे सीखने वाले होते हैं, जो उनकी पकड़ होती है शब्दों पर वो आसानी से नहीं होती, वो असफल होते हैं कई बार। टीचर्स कैन रिमीडिएट बाय बिगिनिंग विद, जो अध्यापक है उनको दोबारा से रिमीडिएट कर सकता है, उनको प्रैक्टिस करवा सकता है। क्या करके? तो करवा सकता है आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ डिफिकल्टी, उनकी कठिनाइयों का क्षेत्र पहचान के वो जो अध्यापक है वो विद्यार्थियों की जो परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनको
सरल कर सकता है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे है प्रश्न कि मोटिवेशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग। जो प्रेरणा होती है वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर इन क्लास 6th में बी डन, एक क्लास 6ठी में वो किया जा सकता है। तो वो किया जा सकता है दोस्तों, यूज ऑफ विजुअल डिवाइसेस एंड गेम लाइक एक्सरसाइजेज। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। जो विजुअल डिवाइसेस हैं जिसको दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं दोस्तों, उनका प्रयोग करके और एक्सरसाइज जो कि खेल द्वारा की जाती हों उनका प्रयोग करके जो है क्लास 6th के जो बच्चे हैं उनको प्रेरणा के तौर पर सिखाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए कि सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स व्हाइल डिटरमाइनिंग द सेकंड लैंग्वेज सिलेबस शुड टेक इनटू अकाउंट। सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स, जो भाषीय संप्रेषणीय सामग्री है उनका सिलेक्शन करते समय, उनको चुनते समय, व्हाइल डिटरमाइनिंग द सेकंड लैंग्वेज, और सेकंड लैंग्वेज उसको सुनिश्चित करते समय, सिलेबस शुड टेक इनटू अकाउंट, जो सिलेबस है पाठ्यक्रम है उसको लिया जाना चाहिए। तो ये लिया जाना चाहिए दोस्तों द फ्रिक्वेंसी एंड रेंज ऑफ यूज ऑफ द आइटम्स। ठीक है, तो आइटम आपने लिया है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, आवृत्ति क्या है और रेंज क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, यानी आप उसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं, वो सभी बातें जो है सेकंड लैंग्वेज के सीखने के लिए जो सामग्री आपको उपलब्ध करवाई गई है वो बात ध्यान रखनी होती है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न कि द टीचर एंड स्टूडेंट्स डिस्कस ए टॉपिक एंड performer starts the conversation by asking a question. Then the students respond by giving examples and explanation. The speaking assessment here is to grade how well students. जो अध्यापक और विद्यार्थी हैं वो डिस्कस कर रहे हैं एक टॉपिक पर और अपनी भाषा, अपनी बातचीत को कैसे वो स्टार्ट करें इस पर जो है जो जो शिक्षक है वो प्रश्न पूछता है कि जो विद्यार्थी है उसको उत्तर उदाहरण के साथ देना है और एक्सप्लेनेशन के साथ देना है। तो जो अध्यापक वो बच्चे के साथ क्या करवाना चाह रहा है, उसका मूल्यांकन कैसे करना चाह रहा है, ये करना चाह रहा है कि जो बच्चा है वो अच्छे से सूचना दे और जो पूछा गया है उसी का जवाब दे, यानी द प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एंड डिस्पोर्ड अप्रोप्रिएटली। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे प्रश्न द प्रोसेस ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेजेस दैट द लर्नर ऑलरेडी नोज। द इन्फ्लुएंस इज, जो प्रक्रिया सेकंड लैंग्वेज को सीखने की वो प्रभावित होती है भाषाओं द्वारा कि जो अधिगम करता है वो पहले ही जानते हैं उस भाषा को। द इन्फ्लुएंस इज, जो प्रभाव है किस प्रकार का है, तो यह है लैंग्वेज ट्रांसफर का। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज ब्रोट अबाउट बाय लैंग्वेज ट्रांसफर। आगे है कि द खालिस्तान फेवर्स द एक्सपोजर ऑफ स्टूडेंट्स टू ए स्ट्रक्चर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट दैट कुड अलाउ देम टू अप्लाई द रूल्स बाय देमसेल्व्स। तो कौन सा मेथड है दोस्तों दोस्तों जिससे जो विद्यार्थी हैं वो संरचनात्मक रूप से अलग अलग कंटेस्ट को अपने रूल्स के माध्यम से सीख सकते हैं। तो कौन सा मेथड है दोस्तों वो, तो यह है इंडक्टिव मेथड। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, याद रखिए। आगे स्टूडेंट्स जनरेटेड करेक्शंस एंड इम्पोर्टेंट इन लैंग्वेज लर्निंग बिकॉज, जो विद्यार्थी हैं वो महत्वपूर्ण जो करेक्शंस हैं उनको करते हैं लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग, अपनी भाषा को सीखने में, बिकॉज क्योंकि क्योंकि दे इंडिकेट एक्टिव एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि जो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं वो अपनी भाषा को सीखने के लिए एक निरंतर प्रक्रिया के द्वारा अपनी भाषा को सीख रहे हैं। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है
कि स्मॉलर क्लास साइज फॉर स्लो लर्नर्स फैसिलिटेट्स द ग्रेटर पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन इन द न्यू लैंग्वेज बिकॉज ऑफ। तो स्मॉलर क्लास साइज है यानी कि छोटी कक्षाएं जो होती हैं और जो छोटी कक्षाओं में बच्चे होते हैं वो कुछ जो हैं आसानी से नहीं सीख पाते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं, उनको एक प्रकार से किस प्रकार से भाषा को सिखाया जा सकता है ताकि वो अच्छे से सीख सकें। क्या कारण होता है दोस्तों ऐसा? तो दोस्तों उनको जो है क्या करवाना चाहिए, मोर इंटरेक्शन, उनके साथ ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए। फ्लेक्सिबल शेड्यूल, उनको जो शेड्यूल है पढ़ाने का वो एक प्रकार से लचीला होना चाहिए। एंड ऑथेंटिक असेसमेंट, उनका मूल्यांकन जो है एक प्रकार से सही होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आगे है प्रश्न कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लर्निंग द सेकंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट। इनमें से कौन सा उपयोगी है एक बात सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए एक प्रिंटेड टेस्ट को उपयोग किए बिना? तो ये है नेचुरल अप्रोच, ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है। उपयुक्त प्रश्न का तात्पर्य है कि निम्न में प्रदान करता है सीखने में दूसरी भाषा को बिना छपी हुई सामग्री के। तो इसका आंसर दिए गए चारों विकल्पों में से बी है दोस्तों, कि इस शब्दों को नेचुरल अप्रोच के द्वारा दर्शाया गया है। याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि द लिंग्विस्ट नोम चॉम्स्की मेंटेन्स दैट एवरी चाइल्ड हैज एन इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दैट ही सीज यूजेस फॉर। भाषाकार नोम चॉम्स्की की समझ प्रत्येक छात्र में एक आंतरिक भाषा ग्रहण करने का कंपिटमेंट होता है जिसका वह प्रयोग करता है सार्वभौमिक भाषण में। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों, यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक है, आसान सा था बिल्कुल। आगे देखिए प्रश्न कि जनरल एम ऑफ प्रोज टीचिंग इज टू हेल्प द स्टूडेंट्स इज टू डेवलप। जो सामान्य उद्देश्य होता है किसी प्रोज टीचिंग को करने का, वो सहायता करता है बच्चों को क्या विकसित करने में। ये कहता है इंटरेस्ट इन रीडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और कंप्रिहेंशन एबिलिटी, तीनों ही बातों में जो है प्रोज टीचिंग जो होता है वो विद्यार्थी को विकसित करने में सहायता करता है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, ऑल ऑफ दी बुक। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न कि यस्मीन एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर गेव हर स्टूडेंट्स ग्रुप वर्क टू एक्सप्लोर एन एरिया एंड आस्क्ड देम टू फाइंड इंपॉर्टेंट नोटिस एंड नेम्स ऑफ प्लेसेस एंड स्ट्रीट्स टू डॉक्यूमेंट देम टू राइट ए रिपोर्ट। यस्मीन जो है एक इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर हैं। वो बच्चों को एक कार्य देती है, ग्रुप का वर्क देती है, यानी समूह कार्य देती है कि वो अपने क्षेत्र को एक्सप्लोर करें, उनको जांचें और उन वो जो महत्वपूर्ण नोटिस हैं, जो नाम है स्थानों के और गलियों के, वो एक रिपोर्ट बना के लाए उसके लिए। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी है जानी जाती है किस नाम से? तो ये जानी जाती है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए कि द प्रोग्रेस ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ रीडिंग स्किल्स ऑफ ए लैंग्वेज ओवर ए सर्टेन ऑफ टाइम में बी इवेल्युएटेड। जो टीचिंग लर्निंग है उसकी प्रक्रिया जो होती है अपनी पाठन क्षमता को उजागर करने के लिए, तो वो मूल्यांकित की जा सकती है किस प्रकार से? ये की जा सकती है सेटिंग ए रीडिंग टास्क विद ए वैरायटी ऑफ टेस्ट आइटम्स। एक टेस्ट के रूप में जो है, विभिन्नता के रूप में जो है पठन टास्क दिए जाने चाहिए बच्चों को, जिससे जो है उनका मूल्यांकन किया जा सकता है, बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है उनकी पठन क्षमता कैसी है, ये याद करने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है प्रश्न कि फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग स्किल्स कुड बी बेस्ड ऑन। जो संरचनात्मक जो मूल्यांकन होता है, उपचारात्मक जो मूल्यांकन होता है बच्चों का एक लेखनीय क्षमता के रूप में, वो आधारित हो सकता है किस पर?
ये हो सकता है स्क्रिप्टिंग ए स्किट इन पेयर। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न कि वाइल ड्राफ्टिंग ए नोटिस स्टूडेंट्स में बी इंस्ट्रक्टेड टू यूज ब्लैंक लैंग्वेज। एक नोटिस को लिखते समय विद्यार्थियों को जो है सूचित किया जाता है कि वो किस भाषा का प्रयोग करें। तो उनको हमेशा करना चाहिए दोस्तों एक नोटिस लिखते समय डायरेक्ट लैंग्वेज का। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, जिससे आसानी से समझ में आ सके। तो ये थी दोस्तों आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। अब हम आते हैं लैंग्वेज टू हिंदी पर। जिसकी भी लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 हिंदी हो दोस्तों, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा। आगे है हिंदी के प्रश्न। निर्देश दे रखा है प्रश्न संख्या 61 से 65 तक। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो गद्यांश देखिए दोस्तों कौन सा है। यह सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो देखिए, इससे संबंधित हमें प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 61वां प्रश्न है कि फिट और इंसान शब्द है, क्या वो देशज हैं, आगत हैं, तत्सम है या तद्भव हैं। तो ये है दोस्तों आगत हैं। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। फिट आपको बता दें एक अंग्रेजी है और इंसान शब्द जो है वो अरबी भाषा से लिए गए हैं। तो आगत शब्द इन्हें कहते हैं दोस्तों जो न कि देशज हों, ना ही तत्सम है, ना ही तद्भव हों, उन्हें आगत शब्द कहा जाता है। ठीक है, आगे प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको जीने का हक है। ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे आसमान हमें दिलाता है। तो आसमान जो है हमें भय से छुटकारा का आश्वासन दिलाता है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये नहीं किया जा सकता है दोस्तों व्यय में। ठीक है, एक प्रत्यय जो होता है दोस्तों, प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दांश के पीछे लगते हैं और जीव का बन सकता है जैविक, स्वभाव का बन सकता है स्वाभाविक, प्रकृति का बन सकता है प्राकृतिक। लेकिन व्यय का व्ययिक नहीं बन सकता दोस्तों, इसलिए एक प्रत्यय का प्रयोग व्यय में नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन इसका जवाब होगा। आगे है कि अपराध शब्द है, तो ये है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन ए। आगे देखिए कि निर्देश है प्रश्न संख्या 66 से 70 तक कि नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। पद्यांश है चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को प्रगति पहुंचती हैं वहां जहां कोई नहीं पहुंचा कभी चींटियों से पहले। तो दोस्तों आपका पूरा का पूरा पद्यांश आपको दे रखा है। इससे संबंधित में प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो प्रश्न देखिए, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है। ईर्ष्यालु कहा जाता है दोस्तों जो दूसरों से जलता हो। तो ऑप्शन इसका जवाब होगा। आगे है कि चींटियों के स्वभाव में नहीं है, ये नहीं है ईर्ष्या करना। ठीक है, आगे है प्रश्न कि बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं। ये होती हैं पूर्वजों की गंध से। ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां याद रखती हैं। ठीक है, आगे का वांश में मगर का अर्थ है
इसका अर्थ है परंतु। आगे प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान मुर्दा नहीं है? ये नहीं है थ। ठीक है, थ का उच्चारण स्थान मुर्दा नहीं है दोस्तों। मुख के भीतर तालु और ओठ के बीच का कठोर भाग मुर्दा कहलाता है। ट ठ ड मुर्दे न व्यंजन है, याद रखिए। आगे है कि संस्कृति का विशेषण है, यह है सांस्कृतिक। आगे है प्रश्न कि किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो ये नहीं है, वहां जवर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, इसमें विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे है प्रश्न कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल में जो है दोस्तों वो जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी। आगे देखिए प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है? तो यह है मुझे दिल्ली जाना है, ऑप्शन ए, ये भविष्य काल का द्योतक है। आगे है प्रश्न कि उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को कहते हैं दोस्तों शब्दांश, ऑप्शन है। उपसर्ग जो पहले लगते हैं किसी भी शब्दांश के, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है, याद रखिए। आगे है कि हम अपने इतिहास के बारे में कितना जानते हैं, ये किस प्रकार का वाक्य है? क्या ये विस्मय बोधक है, प्रश्नवाचक है, संदेहवाचक है या विधिवाचक है? दोस्तों देखने से पता लग रहा है अंत में जो क्वेश्चन मार्क है प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। आगे देखिए प्रश्न कि पहले पेट भर भोजन करो फिर कोई अन्य काम करो, किस प्रकार का वाक्य है? दोस्तों इसमें आज्ञा दी गई है, तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, आज्ञावाचक। आगे है प्रश्न कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ दोस्तों किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना होता है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ठीक है, आगे देखिए कि जिसका विभाजन न किया जा सके उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों, याद रखिए, अविभाज्य, ऑप्शन बी। और जिसके टुकड़े न हो सके उसे कहते हैं अखंड, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। आगे है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो ये है दोस्तों बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है दोस्तों। आगे देखिए प्रश्न कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? तो ये बेहतर विधि हो सकती है दोस्तों अपने अनुभवों को लिखना, ऑप्शन है। आगे देखिए कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो उचित कथन जो है दोस्तों वो है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे है प्रश्न कि हिंदी कक्षा में प्राय हिंदीत्र भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा।
आगे है कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, इनको भाषा सिखाते समय जो है दोस्तों अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? तो ये प्रतिकूल जो है वो है ऑप्शन डी कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। तो ये महत्वपूर्ण जो है दोस्तों वो है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक होती है, ये होती है दोस्तों एक साधन। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखिए कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है दोस्तों समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आगे है प्रश्न कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो सही कथन जो है दोस्तों वो है भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। यह कथन सही है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी भाषा के प्रश्न। अब हम आते हैं अगले विषय पर, यह है आपका गणित। देखिए 91वां प्रश्न गणित का क्या कहता है कि पी क्यू और आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यदि पी और क्यू की आयु मिलाकर 39 वर्ष है तो आर की आयु कितनी है? बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताएंगे दोस्तों। आपको औसत दे रखा है पी क्यू आर का, क्या दे रखा है R+5, यानी कि पी प्लस क्यू प्लस आर यानी कि बटा 3 कर देंगे क्योंकि 3 संख्याएं हैं। और किसके बराबर है? आर की आयु से 5 वर्ष अधिक, यानी कि R+5 आपको दे रखा है इसका औसत। ठीक है, तो हमारे पास अंत में जो आएगा दोस्तों इसको सॉल्यूशन करने के बाद वो आएगा P प्लस क्यू बराबर है 2R+15। ये हमारे पास आ गया दोस्तों अंत में। ठीक है, और आपको P प्लस क्यू कितना दे रखा है? ये दे रखा है 39 वर्ष। तो 39 इसके बराबर रख देंगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है दोस्तों। तो 2R बराबर हो जाएगा आपका 39 - 15, यानी कि 2R बराबर हो गया आपका 24 के, और R किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों? आपका 12 के। तो R की आयु कितनी है? 12 वर्ष है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। बिल्कुल आसान तरीका था। ठीक है, अगला देखते हैं कि दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? तो माना कि दो संख्याएं x और y मान ली हमने दोस्तों, x और y दो संख्याएं मान ली। तो प्रश्नानुसार क्या है? x प्लस वाई जो है योगफल क्या है इनका? 8 है, और उनका गुणनफल कितना है? एक्स वाई बराबर है 15 है। ठीक है, तो इनका व्युत्क्रम कितना होगा? 1/x प्लस 1/y हमारे पास व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा ये व्युत्क्रम? y प्लस एक्स बटा एक्स वाई के। तो हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू है, एक्स वाई की वैल्यू, तो 8/15 इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? 8/15। बिल्कुल आसान तरीका दोस्तों। ठीक है, आगे है कि 18 से 3/4 में कितने 1/2 हैं? तो ऐसे प्रश्नों को हम भाग करते हैं दोस्तों, कितने 1/2 होते हैं, यानी 75/4 जो है उसको भाग करेंगे हम 1/2 से, तो हमारा 1/12 से दोस्तों, ये 12 होगा यहाँ पे। ठीक है, 1/12 से यहाँ पर 12 है दोस्तों।
तो 75/4 जो है आपका, उसको भाग करेंगे 1/12 से, तो हमारी संख्या जो आएगी दोस्तों वो आएगी 225। कितने 1/12 है, वो है 225। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। यहाँ पर 1/12 है दोस्तों, कर लीजिएगा। 18 से 3/1 4 में कितने 1/12 है। ठीक है, आगे है कि यदि किसी सारणी के सभी पदों का समानांतर माध्य 40 और माध्य का 50 हो तो उस सारणी के पदों का बहुलक हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों कि बहुलक जो बराबर होता है वो होता है 3 माध्य का -2 माध्य के। तो बहुलक को हमें बताना है 3 माध्य का 3 गुना माध्य का कितनी है 50 है, और मध्य माध्य कितना है यानी -2 माध्य कितना है 40 है। तो हमारा बहुलक आ जाएगा दोस्तों 70। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, बहुलक आपको बता दें 3 माध्य का -2 माध्य होता है बहुलक का फॉर्मूला। आगे देखेंगे, सरल कीजिए, हमें घटा करनी है दोस्तों 215 75 पैसों की माइनस ₹98 25 पैसों की। तो इसकी जो घटा आएगी दोस्तों वो आएगी आपकी, आप कर लीजिएगा, ₹117.50। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए कि प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सी श्रेणी क्रम उत्तम है। एक ऐसा प्रश्न दोस्तों जो हर बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी की तुलना करना सबसे पहले होता है। अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना दूसरे नंबर पे आता है। प्रमाणिक मापों का उपयोग करना फिर अंत में आता है प्रमाणिक इकाई का विकसित करना। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए कि चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है कि विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है कि, तो ये उल्लेख करता है कि सुव्यवस्थित दया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है दोस्तों। यह अधिगम सुव्यवस्थिता देय का उद्देश्य उल्लेख करता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि कक्षा 4 में समिति और प्रावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये होगी बिंदु सीट यानी डॉट पेपर की, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करता है। तो यह क्रियाकलाप जो है बच्चों को विशेष विश्लेषण और संप्रेषण में प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे है कि यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, तो जिसका नाम है दोस्तों गणितीय अक्षमता यानी डिसकैलकुलिया। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, आगे प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। क्योंकि बहुत मदद करते हैं किसमें, ये करते हैं मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। तो खुला अंत वाला प्रश्न जो है दोस्तों वो है आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है प्रश्न कि कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण है, तो इस समस्या का कारण है दोस्तों ऑप्शन ए कि पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। आगे है
कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। तो ये है दोस्तों, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। आगे प्रश्न देखिए, 105वां प्रश्न देखिए कि वोन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। तो वे हैं दोस्तों स्तर 0 मानसिक चित्रण। ऑप्शन इसका जवाब होगा। अगला देखिए प्रश्न कि संख्याओं 5.02, 5.18, 5.12, 5.007 प्लस और 5.018 के माध्य और माध्यिका का योगफल क्या है। तो सबसे पहले हम इसका माध्य निकालेंगे दोस्तों। माध्य का फॉर्मूला आपको पता है, संख्याओं का जोड़ बटा जितनी संख्याएं दे रखी हैं वो। तो संख्या का जोड़ आपका आएगा, इन पांचों संख्याओं का जोड़ आपका आएगा 25.345 और बटा 5 कर देंगे तो हमारे पास माध्य जो आएगा दोस्तों वो आएगा 5.069। ये हमारे पास क्या आ गया, माध्य आ गया। हम निकालेंगे माध्यिका। माध्यिका फॉर्मूला होता है दोस्तों, जब आपको इस संख्याएं विषम दी गई हों तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। n कितना है हमारे पास 5 है, तो 5 + 1/2 कितना हो जाएगा, तीनवां पद। तीनवां पद जो कौन सा है दोस्तों इसमें, ये है आपका 5.02, क्योंकि हम इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लगाएंगे, यानी कि सबसे पहले छोटा फिर उसके बाद बड़ा फिर उसके बाद बड़ा। तो हमारा माध्यिका जो आएगी वो आएगी 5.02 और आपका माध्य क्या आ गया, वो आ गया 5.069। तो दोनों का योगफल क्या होगा, 10.089 इसका जवाब होगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका, ए जो है दोस्तों इसका सही जवाब होगा। यानी माध्य और माध्यिका का योगफल है आपका 10.089। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका से बताया दोस्तों। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 16, 24 तथा 36 का भाग देने पर 5 शेष रहे। दोस्तों सबसे पहले हम इस चारों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तन निकाल लेंगे। 12, 16, 24, 36 का तो लघुत्तम समावर्तन इसका होगा 144 आपका, और 5 शेष बच रहा है तो उसके लिए हम इसमें 5 जोड़ देंगे तो आपका 149 वो संख्या आ जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। तो वह कौन सी संख्या छोटी से छोटी, वो है 149, जिसमें 12, 16, 24 तथा 36 का भाग देने पर 5 शेष बचता है। ठीक है, आगे है कि एक मानचित्र में यदि 0.8 सेंटीमीटर द्वारा वास्तविक दूरी 8.8 किलोमीटर को प्रदर्शित किया जाए तो 80.5 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी को व्यक्त करेगा। तो दोस्तों 0.8 सेंटीमीटर जो व्यक्त करता है वो 8.8 किलोमीटर को करता है। तो 1 सेंटीमीटर कितने को करेगा, तो ये करेगा दोस्तों 8.8 बटा 0.8 को करेगा, यानी कि 11 किलोमीटर आ जाएगा दोस्तों इससे आपका। तो 80.5 सेंटीमीटर किसे करेगा, तो 80.5 गुणा 11 कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा दोस्तों। इसका जवाब होगा 885.5 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आसान था। आगे है प्रश्न कि यदि एक वस्तु की कीमत में 15% वृद्धि कर दी जाती है और वस्तु की बिक्री की कुल संख्या में 10% की कमी कर दी जाती है तो तदनुसार संबंधित दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है, आपको बता दें, x+y+x+y+xy/100। यानी कि जो आपको वृद्धि दे रखी है उसको प्लस में करेंगे और जो कमी दे रखी है उसको माइनस में करेंगे। तो ठीक है, तो वृद्धि 15x माइनस 10, तो एक्स वाई की गुणा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो 150/100 करेंगे तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों, इसको सोल्यूशन के बाद यह आ जाएगा 3.5%। तो किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो क्या होगी, 3.5% की वृद्धि हो गई। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बस, x+y+xy/100। जहां पर आपको वृद्धि दे रखी वहां पर प्लस आएगा, जहां पर कमी दे रखी वहां पर माइनस आएगा। ठीक है, आगे राम 800 रुपये के 2 भाग करके ए तथा बी बैंकों में जमा कराता है। बैंक ए की ब्याज दर 10% वार्षिक तथा समय 8 वर्ष है। बैंक बी की ब्याज दर 12% तथा समय 10 वर्ष है। यदि दोनों बैंकों में समान ब्याज प्राप्त होता है तो 10% ब्याज पर कितना धन लगाया था। दोस्तों प्रश्नानुसार हम देखेंगे ब्याजें समान दे रखें इसकी, तो पी मान लेंगे हम मूलधन
और दूसरा पी क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल कितना है 800 है, तो दूसरा हो जाएगा 800 माइनस पी। दोनों को बराबर रख देंगे, यानी कि पी हो जाएगा हमारे पास पी मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 आपका बराबर हो जाएगा 800 माइनस पी गुना कितना दे रखा है 12% दर दे रखी है, 12 गुना समय 10 वर्ष दे रखा है बटा 100। तो यहाँ से हम पी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारा पी की वैल्यू आएगी दोस्तों 480 रुपये। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, बराबर दे रखे हैं दोनों। तो 10% ब्याज पर धन लगाया था, कितना लगाया था 480 रुपये। ठीक है, आगे 55 डिग्री का पूर्ण कोण क्या होगा। तो दोस्तों इसका 55 डिग्री का पूरक कोण जो होगा उसमें से हम 90 माइनस 55 कर देंगे, हमारे पास पूरक कोण आ जाएगा। तो ऑप्शन 35 इसका जवाब होगा। 90 माइनस 55 होता है 35 डिग्री। आगे है कि दिए हुए चित्र में दो समांतर रेखाओं को काटती एक तिर्यक रेखा के साथ बने हुए एकांतर कोण है। तो ये हैं दोस्तों एकांतर कोण कौन कौन से हैं। तो ये एक तो 1 और 8 है दोस्तों, और एक कौन कौन सा है, एक 2 और 7 है। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा 1 8 तथा 2 7 एकांतर कोण है। आगे है यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपको अनुपात दे रखा हो परिधियों में तो आप क्या करेंगे 2πr1 क्या करेंगे बटा 2πr2 बराबर है किसके होगा 3/1 के होगा। तो यहाँ से हम r1 r2 किसका बराबर हो गया हमारे पास, ये हो गया 3/1 के। तो वर्ग करने पर इसका क्या होगा r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर कितना होगा 9/1 हो जाएगा। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 9:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान था। आगे है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई क्या है। तो दोस्तों इसकी जो आकृति बनेगी वो बनेगी आपकी, ये बना दे रहा हूं मैं। केंद्र बिंदु से यहाँ से हम निकालेंगे इसको ट्रायंगल, और ये आपकी ट्रायंगल ये बन गई। ये आपका ओ पॉइंट हो गया, ये आपकी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, ये आपकी 6 सेंटीमीटर वृत्त की जीवा दे रखी केंद्र से, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका डी पॉइंट है। तो आपको दे रखा है इसमें माना ओ वर्त का केंद्र है, ओ बी बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखी है और ओ डी बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ए बी बराबर किसके आएगी आपकी, आप देखेंगे तो किसके बराबर आएगी 2 dB के बराबर आएगी। यह बात दी गई है दोस्तों। तो कोण ट्रायंगल ओ डी बी में हम क्या देखेंगे पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देंगे। तो डी बी का स्क्वायर आपका किसके बराबर आएगा, यह आ गया आपका डी बी का स्क्वायर बराबर है 64 के। तो डी बी किसके बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर के आ गया। तो ए बी किसके बराबर है, ए बी अगर 2 dB के बराबर है, डी बी की वैल्यू आपकी 8 है, तो 2 गुना 8 किसके बराबर हो जाएगा 16 के। तो 16 सेंटीमीटर आपकी ए बी आ गई। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका। आगे है कि पीपे में 20 लीटर डीजल है, रिसाव के कारण 3 लीटर डीजल की हानि हुई, पीपे में कितना प्रतिशत डीजल रह गया। तो ये रह गया दोस्तों, हम देखेंगे पीपे में डीजल की मात्रा 20 लीटर है, रिसाव के कारण हानि कितने की हुई 3 लीटर की हुई, और पीपे में शेष डीजल की मात्रा कितनी बची 20 माइनस 3 17 लीटर बची। यानी अभिष्ट प्रतिशत कितना होगा 17/20, यानी कि टोटल 20 था गुना 100 कर देंगे तो 20 हमारे पास आ जाएगा 85%। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो सी का मान क्या है। तो मूल समान दे रखे हैं दोस्तों, तो सीधा सा हमारा जवाब आ जाएगा 1/12। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होता है। तो प्रथम 5 अभाज्य कौन कौन सी, प्रथम 5 दोस्तों 2 3 5 7 11 5 अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 कर देंगे बटा 5 कर देंगे तो हमारे पास औसत आ जाएगा दोस्तों। टोटल हो जाएगा इसका 28/5 यानी कि 5.6 जो हमारा औसत आ जाएगा। ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों।
ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन में बताना है दोस्तों इनमें से। तो गलत कथन जो है दोस्तों आपका वो है ऑप्शन बी कि यदि ए बी सी डी समानुपाती हैं तो ए सी बराबर है बी डी है। ये आपका गलत कथन है। ठीक है, ए सी नहीं आएगा दोस्तों, बल्कि क्या आएगा आपका ए डी बराबर है बी सी के, ऐसे आता है। ये कथन सही होगा तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। आगे है प्रश्न कि हिरोन के सूत्र का उपयोग करके 41 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हिरोन फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों, अंडरूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस होता है दोस्तों आपका ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो एस आपका हो जाएगा 42। तो आपको सीधा सा फॉर्मूला लगाना है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, आपको फॉर्मूला में रख देना है दोस्तों। ए की जगह आपको 41 रखना है, बी की जगह 28, ये सी की जगह 15 या कहीं भी रख लीजिएगा। तो एस 42 रखना है दोस्तों आपको, सीधा सा फॉर्मूला लगा देना, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ट्रायंगल का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे है कि दो वृत्तों की परिधि बाह्य रूप से छू रही है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो दूसरे वृत्त का व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे प्रश्न से एक दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर है केंद्रों की बीच की दूरी के। ठीक है, माइनस एक वृत्त की त्रिज्या के। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 12 माइनस 7 होगी, यानी कि 5 सेंटीमीटर होगी। और दूसरे वृत्त का व्यास कितना होगा, ये होगा आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर त्रिज्या 5 है तो व्यास ऑटोमेटिकली 10 होगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 10। ठीक है, तो ये थे आपके गणित के प्रश्न दोस्तों। अब हम आते हैं पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों पर, इन्वायरमेंटल स्टडीज के प्रश्नों पर। तो देखिए 121वां प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है। तो ये करती है दोस्तों मसीतावली हनुमानगढ़ में, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त बख्शी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। कौन सी पद्धति है दोस्तों ये, तो देख लेते हैं। यह पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। तृतीय है शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। इसे पूछा गया है कि नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। तो नलिनी जो है दोस्तों, जो अध्यापिका है, वो बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना चाह रही है। तो ऑप्शन इसका जवाब होगा। आगे है दोस्तों प्रश्न देखिए कि वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करते हैं। क्रियाकलाप देखिए कौन कौन से हैं कि प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वो एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन करना और शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी। तो सबसे कम प्रभावी जो होगी दोस्तों वो होगी ऑप्शन तृतीय आपका, ऑप्शन फोर्थ आपका। तृतीय, दूसरा और पहला जो है वो बिल्कुल सही थे, यानी कि शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना, ये कब सबसे कम प्रभावी होगी। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है कि आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले एक कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य खालिस्तान सुधार करना है। तो ये सुधार करना है चिंतन कौशलों में, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि हम यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है।
उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, तो इसका जो प्रमुख कारण हो सकता है दोस्तों, वो हो सकता है आपका ऑप्शन डी कि उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे प्रश्न। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीजों को खोजें और सीखें। ऑप्शन इसका जवाब होगा। आगे है कि ईवीएस संक्षेपण खालिस्तान अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ये होता है दोस्तों एनवायरमेंटल स्टडीज में। ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिए। अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। आगे देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो ये है दोस्तों नीम। ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भू परिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है दोस्तों सूर्य। ऑप्शन ए। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों कैक्टस। ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न कि कोटा जिले की हरिश्चंद्र सागर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये निर्मित है दोस्तों काली सिंध नदी पर। ऑप्शन सी। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इसका जवाब होगा जेट्रोफा। ऑप्शन बी। आगे देखिए प्रश्न पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? यह हुआ था दोस्तों 1986 में। याद रखिए। आगे देखते हैं प्रश्न कि भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? जो इसका कारण है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना। ऑप्शन बी। आगे है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम में। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। आगे है कि निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? ये होता है दोस्तों काली मिट्टी का। ठीक है, आगे वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो यह है समताप मंडल। ऑप्शन ए। याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो यह है जल की गुणवत्ता। ऑप्शन ए। आगे देखते हैं प्रश्न कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों।
तो ये कहलाता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ऑप्शन ए। आगे है कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी, ये है उसकी छात्रों का विश्वास, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कथन ए दे रखा है आपको, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता, और कारण है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो जो सही वक्तव्य है दोस्तों वो है कि ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? तो ये है आपकी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये नहीं है हीलियम, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि द्विनीय प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये किया जाता है डेसिबल द्वारा, ऑप्शन बी। आगे है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये गिरती है दोस्तों सुवर्णरेखा नदी। ठीक है, सुवर्णरेखा नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में बहने वाली प्रमुख नदी है दोस्तों, याद रखिए। और इस नदी का उद्गम रांची के नजदीक छोटा नागपुर के पठार से होता है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? यह हुआ है दोस्तों यू आकार की घाटी का, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो यह हो सकता है दोस्तों उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों कि ग्रीन मफलर संबंधित है, तो यह है ध्वनि प्रदूषण से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 150वां प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो उसका नाम है भूमध्य सागर, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो ये जी दोस्तों आपका रीट लेवल 1 का प्रैक्टिस पेपर होता है कंप्लीट दोस्तों। अगर आपको इन 150 प्रश्नों में किसी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं और वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा, मेरा प्रोमिस आपसे। उससे भी आगे अगर कोई समस्या है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं अपनी जीमेल आईडी डाल दूंगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दोस्तों आपको इस पूरी की पूरी वीडियो की जो है PDF प्राप्त हो जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आर्ट्स नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।